नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम लोग आज प्रोफेसर अभय दुबे साहब से बात करेंगे। एक सर, जो इस समय ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल है, वो इंडिया गठबंधन के अंदर को लेकर के है। उसका मैं एक छोटा सा पृष्ठभूमि जरा दर्शकों को बता दूं कि जब इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में बना, उन्होंने काफी भागदौड़ की, लोगों को इकट्ठा किया और वो गठबंधन बना। और ऐसा कहते हैं कि वो जो गठबंधन था, नीतीश कुमार जी उसका संयोजक बनना चाहते थे और सब लोग लगभग लगभग राजी थे और राहुल गांधी भी तैयार थे। लेकिन जब हमारे पास जो उस समय खबरें आई थी कांग्रेस के अंदर से निकल के कि ममता बनर्जी ने उस समय बिल्कुल अपना वीटो लगाया और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि नहीं, इनको संयोजक नहीं बनाना, ये पलटी मारेंगे देर सवेर। उस समय शायद ये बात किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो अंततः वही हुआ और एक इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन ने ठीक ठाक सफलता पाई लोकसभा चुनाव 2024 में। भाजपा को 2040 के अंदर रोकने में सफल रहे। ममता बनर्जी ने अपनी सीटें बढ़ाई, कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई और एक नीतीश कुमार का जाना एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन उस झटके के प्रभाव को उन्होंने कम किया। अब अगली शर्त यह थी कि अगले जो 4 लोक विधानसभा चुनाव होने थे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, उसमें ये जानकार बता रहे थे उस समय कि अगर ये चारों जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें अगर भाजपा हार जाती है तो ये इंडिया गठबंधन बिल्कुल चल निकलेगा। भाजपा का फिर ये होगा कि नहीं, भाजपा अब जा रही है धीरे धीरे, मोदी की का उतार चल रहा है। लेकिन ये चारों चुनाव हुए और उसमें 2 छोटे राज्य जो है वो भाजपा ने गंवाए, लेकिन जो 2 बड़े राज्य थे, हरियाणा और महाराष्ट्र, उसमें बहुत ही बंपर मेजोरिटी के साथ वो जीते। और फिर से ये पिछले 1 महीने से धारणा कि नहीं, अभी ये गए नहीं है, ये फिर से वापस हो गए, वो तो एक झटका लगा था बस उसमें। और अब वो अंदर फिर से अब इंडिया गठबंधन की अब ये कलह शुरू होनी ही थी, क्योंकि अब वहां से अंदर से आवाजें आ रही है कि नहीं, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, इसका कोई अगुवाई नहीं कर रहा है। और ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि नहीं नहीं, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं तो संभालने के लिए तैयार हूं, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी संभाल लूंगी। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन अब बिखर गया है या फिर से ये वापस अपनी पटरी पे आ जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन तो संस्था के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है, मैं ये मानता हूं। और इसका अस्तित्व संस्था के रूप में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं था, एक कल्पना के तौर पे था। और हम लोग उसे मानते थे कि ये भाजपा विरोधी जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, वो लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में एक आपसी समझदारी है। लेकिन एक संस्था के तौर पर उसे स्थापित करने में कांग्रेस ने लगातार कोताही की, इस बात को कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। और जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने भी अपने कदम इस तरह से नहीं उठाए कि वो कांग्रेस को उस दिशा में ले जा पाते, क्योंकि बिना कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के बिना तो उस गठबंधन को राष्ट्रीय स्वरूप मिलता ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात रही। आज मैं मुड़ के देखता हूं उन तमाम घटनाओं को, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन एक संस्था के रूप में न खड़ा हो पाए, इसमें लगभग सभी की भूमिका रही। जैसे कि जब नीतीश कुमार बनने ही वाले थे तो आप ही ने बताया कि ममता बनर्जी ने उसमें टांग अड़ा दी। मैं आज भी सोचता हूं कि ममता बनर्जी को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। अगर उस अंदेशे के साथ टांग अड़ाई गई थी कि वो भविष्य में पलटी मार जाएंगे, तो मैं ये मानता हूं कि अगर उनको बना दिया जाता, उनको पलटी मार से रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये था, उनको संयोजक बना दिया जाता। हालांकि बाद में इस तरह की व्याख्याएं भी की गई, अगर वो संयोजक के रूप में पलटी मारते तो इंडिया गठबंधन तकरीबन खत्म हो जाता, ये भी बात कही गई। लेकिन ये तो एक तर्क की बात है, मतलब एक दलील में से दलील निकालने की बात है। अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाता तो उनके पास एक राष्ट्रीय भूमिका होती और उनकी हैसियत केवल बिहार के मुख्यमंत्री, एक ऐसे नेता की न रह जाती जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी आखिरी पारी खेल रहा है। भाई, उन्होंने जब महागठबंधन के साथ गए थे नीतीश कुमार, तभी उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं और तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता थमा देंगे, एक दिन ऐसा आएगा सत्ता थमा देंगे। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये तो नहीं था वो कह रहे थे कि मैं राजनीति संन्यास कर लूंगा, वानप्रस्थ ले लूंगा। उन्हें कोई राजनीतिक भूमिका तो चाहिए थी। वो राजनीतिक भूमिका वो इंडिया गठबंधन में देख रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने सारे देश में घूम घूम कर इंडिया गठबंधन के लिए तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की थी। हम सब लोग इस पूरी प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो वहां पर इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को अधिकार था संयोजक बनने का, तो वो नीतीश कुमार को था।
ममता बनर्जी ने इस काम को करके ठीक नहीं किया और राहुल गांधी ने उनकी बात मानकर ठीक नहीं किया, मैं ये मानता हूं। वहीं से इंडिया गठबंधन एक संगठन के रूप में अभिशप्त हो गया कि वो कभी एक संगठन के रूप में ना बने। आज जो समस्याएं पैदा हो रही हैं विपक्षी एकता में, वो उसी की वजह से पैदा हो रही हैं, उस घटनाक्रम की वजह से पैदा हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब ये लोग उछाल पर थे, सबकी बल्ले बल्ले हो रही थी, और लोकसभा के पहले सत्र में सब कह रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। भाई, आप महुआ मोइत्रा का वो भाषण याद कीजिए, और आप विपक्ष के दूसरे नेताओं के भाषण याद कीजिए, खुद राहुल गांधी का भाषण याद कीजिए। वो सब लोग कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में लोकसभा में बोल रहे हैं, हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और हमारे किसी मुख्यमंत्री को अगर कोई समस्या हुई तो हम उसके साथ खड़े होंगे, वो हमारी पार्टी का हो या ना हो। यही सब बातें तो की जा रही थी। उसमें केजरीवाल का नाम भी लिया गया था, हेमंत सोरेन का भी नाम लिया गया था उसमें। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त सही मौका था कि इन लोगों को बैठकर इस गठजोड़ को एक संस्थागत रूप दे देना चाहिए था, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता कि कांग्रेस इसका संयोजकत्व अपने पास न रखकर विपक्ष के किसी बड़े और सम्मानित नेता को संयोजकत्व देती। वो शरद पवार भी हो सकते थे, वो ममता बनर्जी भी हो सकती थी, या वो लालू यादव हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, उसमें कोई बड़ा वरिष्ठ नेता इसका हो सकता था। लेकिन इसकी कोशिश तक नहीं की गई। मेरे ख्याल से उस मीटिंग के बाद जिसमें ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया था, इस मकसद से मेरे ख्याल से कोई मीटिंग भी नहीं हुई। वो मेरे ख्याल से शायद आखिरी मीटिंग रही होगी, या उसके बाद एक आध और मीटिंग हुई होगी। अब याद नहीं पड़ता कि इस मकसद से कोई खास मीटिंग हुई हो। लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग शायद ही कभी इस मकसद से कभी बैठे हों एक जगह पर। तो ये जो एक ऐसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जो बताती है कि विपक्षी एकता आज क्यों एक अफसोसनाक दौर में है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो सर, ये जो इंडिया गठबंधन है वो तो राज्यों में तो कभी होगा नहीं, क्योंकि राज्यों में तो भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने इंटरेस्ट है, उनको अपने अपने चुनाव अलग से लड़ने हैं। ये इंडिया गठबंधन बना ही लोकसभा चुनाव के लिए था, और शायद जब अगला लोकसभा चुनाव आए तो ये सब लोग फिर से घूम घाम करके एक जगह वापस आए। दूसरा सर ये है कि जो कांग्रेस है वो आज 100 सीटों के साथ है। ममता बनर्जी या शरद पवार अपने को उसका संयोजक सोच भी कह सकते हैं, क्योंकि वो धुरी तो हमेशा कांग्रेस को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है कम से कम इस गठबंधन की। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो सही भी है और पूरी तरह सही नहीं भी है। ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और राज्यों में उस तरह का गठबंधन बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कई राज्यों में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और कुछ राज्यों में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में महायुति क्या है? वो इंडिया गठबंधन का ही। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी क्या है? वो इंडिया गठबंधन का ही मराठी में नाम है। जो बिहार में महागठबंधन है वो क्या है? वो इंडिया गठबंधन का ही बिहार की राजनीति में एक अलग किस्म का नाम है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठजोड़ है, इसमें दोनों पार्टियां दावा करती हैं कि भाई हमारा गठजोड़ एक दूसरे के लिए अनिवार्य है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव कहना है, वो क्या है? वो भी इंडिया गठबंधन ही है। अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में, तीन बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन है। 48 सीटें, 80 सीटें, 128 सीटें और 40 सीटें बिहार की, यानी 168 सीटों पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब आप तमिलनाडु, दक्षिण भारत में जाइए, केरल में इंडिया गठबंधन नहीं है। जी, मेरा सर वही कहना है कि राज्यों का जो गठबंधन है वो एक अलग स्वरूप में है, कहीं 2 पार्टियां, कहीं 3 पार्टियां। इंडिया गठबंधन जैसे ही अगर राज्यों में काम करेगा तो वो फिर ममता बनर्जी भी यूपी में सीट मांगने आ जाती हैं, फिर वहां पे जेडीयू चला जाता है कि मुझे सीट दे दीजिए, कोई नॉर्थ ईस्ट में सीटें मांगने लग जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब अखिलेश यादव जो है महाराष्ट्र पहुंच गए थे, एमपी पहुंच गए थे, नहीं हम तो इंडिया गठबंधन में, हमें आप सीटें दे दीजिए, और एमपी में काफी शीशा लेदर करा अखिलेश यादव ने जाकर के, जबकि वहां ना उनका कोई जनाधार है ना कोई उनका विधायक था। इस वजह से भी शायद इंडिया गठबंधन को फॉर्मलाइज नहीं करते हैं राज्यों के लिए कम से कम। देखिए, इंडिया गठबंधन अगर नहीं रहेगा तब क्या वो सीट वहां पर नहीं मांगेंगे? तब भी सीट मांगेंगे। इंडिया गठबंधन नहीं था तब क्या सीट नहीं मांगते थे? तब भी सीट मांगते थे। गठजोड़ राजनीति इसी तरीके से चलती है। गठजोड़ राजनीति एक पार्टी की राजनीति नहीं है, उसमें हमेशा ही इस तरह की कुछ खुड़पैंच लगी रहेगी उसके अंदर। अब देखिए, होशियारी तो इस बात में होती, भाई इन नेताओं को हम थोड़ा ना सिखा सकते हैं कि गठजोड़ राजनीति कैसे की जाए। होशियारी तो इसी बात में होती कि लोकसभा के लिए एक मजबूत इंडिया गठबंधन होता,
बिल्कुल ठोस किस्म का, बिल्कुल कांग्रेस के नेतृत्व में और उसकी संस्थागत पहलकदमी किसी दूसरी बड़ी शक्तिशाली विपक्षी पार्टी के पास होती, और राज्यों के स्तर पर इंडिया गठबंधन जैसे जो दूसरे गैर भाजपा जमावड़े हैं पार्टियों के, उनके साथ में उसका एक तालमेल चलता लगातार, दोनों एक दूसरे को फीड करते, और इस तरह सारे देश में विपक्ष की एकता का एक बड़ा जबरदस्त और प्रभावशाली शिराजा जो है वो खड़ा हो जाता। जब मैं इस बात को बोल सकता हूं, जिसे राजनीति का कोई ऐसा व्यवहारिक अनुभव नहीं है जी, कुछ एक्टिविज्म का अनुभव है मुझे, लेकिन चुनावी राजनीति का, वो भी गैर चुनावी राजनीति की एक्टिविज्म का अनुभव है, तो वो लोग क्यों नहीं इस बात को समझ सकते हैं? हमेशा समझ सकते थे इस बात को। अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोकसभा संस्करण के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की के जो राज्यों के संस्करण है उनमें कई जगह कांग्रेस जूनियर के अति जूनियर पार्टनर के रूप में होगी, बहुत बहुत छोटी होगी। तो ये सारे इस तरह से लचीलेपन से इस देश में इस तरीके से चलाई जा सकती है। अब आप भाजपा को ही देखिए, भाजपा एनडीए में सर्वशक्तिमान है, लेकिन वही एनडीए जब आंध्र प्रदेश में जाता है तो भाजपा अत्यंत जूनियर पार्टनर के रूप में वहां मौजूद है। मतलब कहां तेलुगु देशम और कहां भाजपा। तेलुगु देशम विराट है, भाजपा लघु है वहां बिल्कुल एकदम। तो इस तरीके से तो सभी लोगों को अपना अपना चलाना पड़ता है। और वो सवाल ये है कि आज राज्यों को छोड़ दीजिए, आप लोकसभा के स्तर पर ही एक कोई संस्थागत संरचना बना लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्योंकि लोकसभा में थोड़ी कामयाबी मिल गई तो इनको लगा कि हम लगातार इसी तरीके से कामयाबी दर कामयाबी हासिल करते चले जाएंगे। और मैं हम लोगों अपने और आपके जैसे लोगों को भी इसमें जोड़ लेता हूं। हम लोगों का चिंतन ये हो गया कि अब मोदी और भाजपा हर मुकाम पर मुंह की खाएंगे, उनकी किस्मत भी खराब है, इस तरह के तर्क डायलॉग दिए जाने लगे कि बड़ी बदकिस्मत लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनका सब कुछ मोदी जी का देखो मुंह लटका हुआ है, वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके ऊपर छीटाकशी कर रहा है, संघ एक दिन जल्दी से मोदी की टांग पकड़ के खींच देगा और अब मोदी का कुछ नहीं बनने वाला है, वो देखो बीमार से लग रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी खराब है। मतलब इस प्रकार की हम लोग समीक्षाएं करने लगे, जो कि दरअसल हम लोगों की जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं की अभिव्यक्ति अधिक थी, उनके भीतर कोई बहुत मजबूत राजनीतिक बात नहीं थी, उसके अंदर राजनीतिक समझ उसके अंदर मौजूद नहीं थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, भाजपा ऐसा ही कोई बहुत बड़ी और ताकतवर पार्टी नहीं हो गई है, और कांग्रेस का यूं ही बेकार में ही क्षय नहीं हो गया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी कांग्रेस में, उसी की वजह से उसका क्षय हुआ था। अब आप देखिए क्या स्थिति है। कांग्रेस के नेता लोग जब निजी तौर पे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने हरियाणा में ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, हमने तकरीबन वॉक ओवर दे दिया, महाराष्ट्र में हमने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, हमने तकरीबन वॉक ओवर दे दिया। ये बात क्यों कही जा रही है? अभी महाराष्ट्र में हार की समीक्षा हो रही थी, वहां पर जो एमएलए 10-10, 12, 11, 7-7, 8-8 हजार वोटों से हार गए हैं, उनमें से एक ने नाना पटोले पे आरोप लगाया है कि ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी है। दूसरा आरोप ये लगाया है कि इसका केवल एक ही काम था, इस व्यक्ति का, इस नेता का, कि किसी तरीके से वो जब अगर अघाड़ी को बहुमत मिलता है तो ये मुख्यमंत्री बन जाए, केवल यही उसका काम था, इसके अलावा इसका और कोई स्वार्थ नहीं था, इसने कोई काम ठीक से नहीं किया। अब इस तरह की बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में दौरा करने की बजाय प्रियंका गांधी का काम करने के लिए वहां लगे हुए थे वायनाड में, जहां कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी वहां से सांसद चुन गई, जो कि पहले से तय था कि सांसद चुन जाएंगी, है? उसके बाद में आप महाराष्ट्र हार गए, आप हरियाणा हार गए, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ इस तरह एक दूसरे को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं मुस्कुराते हुए, जैसे कि ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें इसके मुकाबले ये जो हारे हैं इनका कोई मूल्य नहीं है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मामला बहुत गड़बड़ है। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि विपक्ष को जो कामयाबी मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें एक तो क्षेत्रीय शक्तियों की उल्लेखनीय भूमिका थी, जैसे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक असाधारण चुनाव लड़ा, बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में। इसने भी अच्छा चुनाव लड़ा, हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे ने भी अच्छा चुनाव लड़ा यहाँ जी। उसके बाद में कांग्रेस ने क्षेत्रीय स्तर पर राजस्थान में और हरियाणा में अच्छा चुनाव लड़ा।
महाविकास क्षेत्रीय स्तर पे चुनाव अच्छे लड़े गए वहां पर, लेकिन अधिकतर भूमिका उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो जनता ने, वोटरों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से निभाई। उतना वैज्ञानिक तरीके से, सुनियोजित तरीके से प्रचार किया गया हो, कोई जबरदस्त मुहिम चलाई गई हो, ऐसा नहीं हुआ। कुछ कुछ चमक थी कई मुहिम में से। राहुल गांधी जब संविधान लेके निकले तो उसके अंदर एक चमक दिखाई पड़ी। लेकिन इन सब चीजों को कंसोलिडेट करना, इन सब चीजों को पुख्ता संस्थागत रूप देना, जैसे हम और आप बोल रहे हैं, हमारी बात थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर इस बात को लिख दिया जाए और कहीं प्रकाशित कर दिया जाए तो वो दस्तावेज बंद हो जाएगी ना बात। ये वो इन लोगों ने नहीं किया। देखिए, विपक्ष की राजनीति में अभी वो गंभीरता नहीं है जिस गंभीरता की आवश्यकता है। वो नियोजन नहीं है विपक्ष की राजनीति में, वो प्लानिंग नहीं है जिसकी इसकी इसमें आवश्यकता है। ये कैसे आएगा, कौन लाएगा, नहीं पता। केवल हालात जब सामने आते हैं तो मजबूरी में ये लोग कुछ करते हैं। जैसे अब जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, अब तो पहले ही साल नहीं खत्म हुआ है, तब ये लोग कुछ करते हैं। आपने कहा कुछ लोग करते हुए नजर आएंगे जी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अभी से प्लानिंग करके आप चलें और उस तरफ बढ़ें। भाई, अडानी के मसले पर अगर आपको संघर्ष करना है तो वो संघर्ष इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उस संघर्ष की रीति नीति क्यों नहीं तय हो सकती? जी। मैं सर अगला सवाल, लोग अलग अलग नहीं होते जी। मैं सर अगला सवाल वही पूछ रहा था आपसे कि एक थियरी ये भी चल रही है कि ये जो अडानी का रोल है वो भी कुछ है इसमें, कि वो इंडिया गठबंधन को थोड़ा अलग अलग स्वर में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अखिलेश यादव जी से भी मुझे जानकारी है कि संपर्क में है अडानी जी। ममता बनर्जी का भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक वो भी आपको कारण लगता है कि ये इसमें कुछ रोल अडानी जी का है, क्योंकि उस समय वो है परेशानी में? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अडानी जी तो कांग्रेस के बहुत से सांसदों के संपर्क में है। जो कांग्रेस के वो जो सांसद हैं, वो भी तो राहुल गांधी ने जो रुख अख्तियार किया है संघर्ष का, उस संघर्ष के पक्ष में नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, अडानी तो ऐसा करना चाहेंगे ही। लेकिन अडानी ऐसा करना चाहेंगे, अडानी ने आसानी से ऐसा क्यों कर लिया? इसलिए कर लिया कि इन्होंने उस गोष्ठी करके, मीटिंग करके अपनी कोई रीति नीति तय नहीं की, कमिटमेंट नहीं किसी से लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें जो जोश था लोकसभा चुनाव जीतने का, वो जोश खत्म हो चुका है अब तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे वो जोश नहीं पैदा होगा, फिर से परिस्थितियां बदल सकती हैं और फिर से वो जोश पैदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल विपक्षी राजनीति जो है वो काफी, उसका ग्राफ नीचे दिखाई पड़ रहा है। काफी सुस्ती है, मायूसी है उन लोगों के बीच में। और उसी के साथ साथ उन लोगों में भी मायूसी है जो विपक्ष की आवाज सुनना चाहते हैं, जो हमारी आपकी आवाज सुनते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनके अंदर भी मायूसी दिखाई पड़ रही है। सर एक इस पे आखिरी सवाल कि अगर ममता बनर्जी को इसका कन्वीनर या संयोजक बना दिया जाए तो आपको लगता है वो फिर से वो ऊर्जा वापस आएगी और एक बार फिर से कुछ बात बनेगी? बनाना ही चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी ने ये दावा किया, अपनी तरफ से दावा किया, कांग्रेस को तो कूद के इसका स्वागत करना चाहिए था। आपने बड़ा अच्छा किया, हम भी सहमत हैं कि आप बन जाएं। बजाय इसके कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य क्या आया कि राहुल गांधी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अरे भाई, हर व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी ही इसमें राष्ट्रीय नेता है, बाकी कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं। ममता बनर्जी बंगाल की 80% सीटें जीत जाएं, तब भी वो इतनी सीटें कभी नहीं जीत सकती, इतनी कांग्रेस जीत सकती है सीटें। और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में तभी बनेगी जब कांग्रेस 150 प्लस सीटें जीते, वरना तो बनेगी नहीं सरकार कभी भी। और कांग्रेस जब 150 प्लस सीटें जीतेगी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी, वो पार्टी बनेगी इसके बाद 28-30 सीटें हैं, या वो पार्टी बनेगी जिसके बाद 150 प्लस सीटें हैं? हो ही नहीं सकता। और वो प्रधानमंत्री बनना अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी से प्रधानमंत्री बनने का क्या उसमें मामला है? अभी तो जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा, कूद के इनको कहना चाहिए था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग मीटिंग आयोजित करते हैं, चलिए, और आपको उसमें संयोजक बनाते हैं, उसका आप चलाइए इसका कामकाज। जी। बहुत ही अच्छा रहता। मैं सर एक और आखिरी मुद्दे पे बात कर लूं, वो है अडानी जी। जरूर। कि राहुल गांधी बेशक अभी तक कुछ बहुत सफल होते हुए नहीं दिखे हैं, चुनाव में भी कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन एक बात नहीं, दूसरा एक बात और समझनी होगी कि राहुल गांधी जिस काल में लड़ रहे हैं, उसे एक हिंदुत्व के गुलायत से
वो शायद कहते हैं कि कभी नेहरू या इंदिरा गांधी ने भी नहीं फेस किया, तो वो एक उनका इस समय बड़ी चुनौती है उनके सामने। हिंदुत्व का एक जो इस समय प्रभाव चल रहा है, लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात पे वो काफी हद तक सफल रहे हैं कि वो अडानी और मोदी को जोड़ने में सफल रहे हैं। उसको काफी हद तक जनता के मन में स्थापित कर चुके हैं। उससे नुकसान मोदी जी की छवि को भी हुआ है और आर्थिक रूप से अडानी जी को बहुत हुआ है। अब अडानी, भाजपा का भी इस समय ये डेस्परेशन है कि वो कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। उन्होंने वो जॉर्ज सोरोस पार्लियामेंट जैसे फ्लोर पे वो एक ऐसे अनवेरिफाइड कोई बात बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के थ्रू पैसा भेज करके हमारी सरकार को या भारत देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अमेरिका ने तो साफ साफ जवाब दे दी कि बहुत ही निराशाजनक बात है भाजपा सरकार की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या वो कह रहे हैं? ये सर क्या अब उस स्टेज पे पहुंच गई भाजपा की जब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नुकसान करना चाहती है भारत देश का? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। भाजपा की जो अडानी संबंधी रणनीति है, वो एक तरह के दुचित्तेपन का, जिसको अंग्रेजी में स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं, जिसमें आदमी दो तरह की खंडित मानसिकता हो जाती है, आपका मानस खंडित हो जाता है, दो तरह का मानस बन जाता है। भाजपा वैसी हो गई है। एक तरफ तो वो अडानी से अपनी दूरी दिखाना चाहती है। उसका उसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब हुई जबकि महायुति की सरकार शपथ ले रही थी, तो वहां पे अंबानी थे और सब बड़े बड़े पूंजीपति थे, लेकिन अडानी कहीं मौजूद नहीं थे उसमें। वो आपको कहीं नहीं दिखे उसके अंदर। हम लोग देखते रहे, हमने पूछा भी, भाई हमें नहीं दिख रहे, दूसरे पत्रकारों से पूछा आप बताइए, लोगों ने कहा नहीं नहीं है ही नहीं वहां, यहाँ पे। जबकि कहा जा रहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र की चुनावी मुहिम में बहुत पैसा खर्च किया है, भाजपा की बड़ी मदद की है, उनका बड़ा स्वार्थ है कि महायुति चुनाव जीते, इसके बावजूद वो वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद भाजपा के जो प्रवक्तागण है, जब अमेरिका वाला प्रकरण आया था तो उन्होंने अडानी से अपनी दूरी बनाने की कोशिश की थी। वो भी हम लोग ऑन रिकॉर्ड है वो सारा का सारा। तो एक तरफ तो उनकी रणनीति ये है कि किसी तरह इस मसले से अपनी दूरी बनाए, क्योंकि उन्हें डर है कहीं कि अमेरिका में मामला फंस सकता है, फंस गया तो आंच फिर पता नहीं किसकी ऊपर आएगी। इसलिए वो पहले से ही अपनी दूरी बना के रखना चाहते हैं। एक तो ये। दूसरी तरफ वो अडानी को बचाने के लिए अमेरिका तक के मुकाबले खड़े हो गए हैं, पाड़ा संसद में और भाजपा की तरफ से। ये बिल्कुल दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं। ये किसी रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती, समग्र रणनीति। इसका मतलब है कि भाजपा तय नहीं कर पाई है कि वो अडानी का बचाव किस हद तक करेगी और अडानी से दूरी किस हद तक बनाएगी। ये वो तय कर पाने में असमर्थ हैं पूरी तरीके से। तो अब उन्होंने अमेरिका, जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्था जो है OCCRP के ऊपर आरोप लगाया है कि वो भारत में विपक्ष से मिले हुए हैं, राहुल गांधी से मिले हुए हैं और इनके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। तो अमेरिका का जवाब बड़ा दिलचस्प है, उसको सबको देखना चाहिए। अमेरिका का कहना यह है कि तो सत्तारूढ़ दल पार्टी ऐसा कर रही है, बड़ी निराशाजनक बात है। और वो अमेरिकी पत्रकारों के ऊपर तो हम कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकते। हमारे यहाँ तो स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस है, और जो अमेरिका की बहुत पुरानी परंपरा है। और OCCRP ऐसे संगठन तो बहुत से हैं अमेरिका में, इसमें सरकार का भी हिस्सा होता है और निजी हस्तियों का भी हिस्सा होता है। ये हमारी परंपरा है, ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो अमेरिका ने इसका बड़ा कड़ा जवाब, अमेरिका ने कहा कि ये तो हमारे लोकतंत्र की खास बात है, ये हम कर रहे हैं ना, हम प्रेस पर कोई प्रतिबंध लगाएंगे, ना हम OCCRP ऐसे संगठनों के ऊपर कुछ कहेंगे। हम ऐसे संगठन तो हम खूब बनाते हैं, वो चलाते रहेंगे उसको आगे। तो बहुत कड़ा, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। इस जवाब के बाद मुझे नहीं लगता कि इस लाइन पे ये लोग ज्यादा आगे और चलेंगे आगे। तो ये अडानी के सवाल पर भाजपा फंसी हुई है। भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि अडानी के मामले में क्या करना है। मुझे तो लगता यह है कि ये चीज भाजपा के लिए काफी बड़े खतरे का सबब बन सकती है। अगर अमेरिकी अदालत में कुछ ऐसा हो गया जो कि जिसमें अडानी कहीं नपते हुए नजर आए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुस्तान में नपेगी और मोदी जी भी नपेंगे। और संघ इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ और उसकी आंच इन लोगों तक पहुंची, तो संघ भी अपने तरफ से कुछ निर्णय लेगा। मतलब वो पूरी मामले को इस तरीके से ड्रिफ्ट नहीं होने देगा, मतलब पूरी चीज अपने हाथ से फिसलने नहीं देगा इस तरह से। जी, मैं सर, हमारा समय खत्म हो गया है। मैं बस चलते चलते बातें कह दूं कि जो OCCRP हैं या रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसी संस्थाएं हैं, मैं अगर राहुल गांधी की जगह होता तो मैं खुलेआम कहता, हाँ मैंने वहां से रिपोर्ट्स ली हैं, उनके पोर्टल पे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और वो भारत सरकार नहीं, वो सारी सरकारों के खिलाफ रिसर्च करते हैं, खबरें निकालते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ भी निकालते हैं, वो फ्रांस के खिलाफ भी निकालते हैं।
हमने बिल्कुल वहां से डेटा लिया है, इसमें क्या परेशानी है। दूसरा, जॉर्ज सोरोस अगर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो समाज सेवी हैं, वो किसी कुछ ऐसी संस्थाओं को फंड करते थे, हाँ दिया होगा उन्होंने रिपोर्टर्स कलेक्टिव को, हम क्या, आपको क्या परेशानी है इसमें। बात यह है कि अडानी का जो उन्होंने अगर कोई जांच की है, कुछ ऐसी रिपोर्ट वो खोजी पत्रकारिता करके लाए, तो समस्या क्या है, आप उस पर बताइए ना। सिर्फ ये है कि जॉर्ज सोरोस पैसा देते हैं या कौन पैसा देता है, ये कौन सा, इस पे तो मुझे लगता है राहुल गांधी को और फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। खैर, बिल्कुल, आज मैं के लिए आपसे मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, वो और पहले से ही अपनी ही पार्टी के भीतर के विरोध को और अपने जो पार्टनर है इंडिया गठबंधन के, उनके विरोध के बावजूद अडानी के मसले पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्हें इसी तरह खेलते रहना चाहिए और ये सब बातें भी कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं। और क्योंकि अभी वो क्षण आना बाकी है जब अडानी का मसला आम जनता में पहुंचेगा। आपने कहा ना, जी आम जनता में अभी स्थापित नहीं हुआ है, अभी ये राजनीतिक दायरे में स्थापित है। जी पत्रकारों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, जो लोग राजनीति में दीक्षित हैं, राजनीतिक चर्चाओं में रमे रहते हैं, उनके बीच में ये बात ज्यादा प्रचलित है। अभी आम पब्लिक की समझ में नहीं आया है कि अडानी ने गड़बड़ियां क्या की हैं और भारत सरकार और मोदी इस गड़बड़ियों में किस तरीके से दोषी है। जिस दिन ये साबित हो गया, उस दिन तो इनका जनाजा उठ जाएगा। उसके बाद तो फिर काफी बुरी स्थिति होगी। तो वो उस स्थिति को आने से ये सब लोग मिलकर रोकना चाहते हैं। लेकिन अभी भी भाजपा ऐसी कोई सिक्काबंद रणनीति नहीं बना पाई है जिसके जरिए वो इस मसले को संबोधित कर सके और इससे निपट पाए। जी, कल राहुल गांधी ने फिर से कहा है कि अब एक जीएसटी का एक और टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है सरकार। वो अडानी जी को चूंकि पैसा ज्यादा चाहिए इस समय, तो एक और टैक्स स्लैब लाने के, खैर चूंकि वो एग्रेसिव है तो शायद हम लोग एक और टैक्स स्लैब से बच जाएं या थोड़ा देर से आए वो। तो आज के लिए सर इतना ही, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।